सो है गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसलिए बहुत सारे क्लासेज में हमने ओबीजी को स्टार्ट किया था, तो हमने बेसिक्स ऑफ द ओबीजी से स्टार्ट किया था। तो हम आज पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें हम डेफिनेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल से स्टार्ट करेंगे, देन कुछ टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे जैसे मेनार्के, मेनोपॉज, ओव्यूलेशन, इन सब के बारे में। देन हम बहुत सारी इसकी जो फेजेज होती है, इसकी मोस्ट कॉमनली 4 फेज होती है। मेंस्ट्रुएशन फेज होती है, देन फॉलिकुलर फेज होती है, देन ओव्यूलेशन होती है, देन ल्यूटियल फेज होती है। देन हार्मोनल चेंजेस कैसे होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल, देन कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से होती है, हाउ टू ट्रैक द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। देन आप इन सब की क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो अपने बुक्स में, क्योंकि ये जो थ्योरी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो एमसीक्यू है, जो इस टॉपिक से एमसीक्यूज बनते हैं, जो एम्स के जितने भी एग्जाम्स हो गए, पैरामेडिकल हो गया, एफएमजी हो गया, नॉर्सेट हो गया, उन सब में से पूछे जाते हैं, हम वो भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। इसके बाद में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल। सबसे पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं कि इट इज़ द विजिबल मैनिफेस्टेशन। ये क्या है? एक विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग। जो साइक्लिक फिजियोलॉजिकल यूट्राइन ब्लीडिंग होती है उसका एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है। और किसकी वजह से होता है? ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम, ड्यू टू शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम की वजह से होता है। फिर आउटफ्लो थ्रू द वेजाइना, और जो ब्लीडिंग होती है वो क्या होती है? उसका आउटफ्लो किसके थ्रू होता है? वेजाइना के थ्रू, फॉलोड बाई, ये किससे होता है? इनविजिबल इंटरप्ले ऑफ हार्मोन्स। जो इनविजिबली हमें बाहर से जो फिजिकली जो दिख नहीं रहे हैं, उसका जो अंदर से इंटरप्ले ऑफ द हार्मोन्स की वजह से होता है। मेनली कौन से हार्मोन्स इसके लिए होते हैं? जो HPO एक्सिस के हार्मोन होते हैं। H मतलब हाइपोथैलेमस, P मतलब पिट्यूटरी, O मतलब ओवेरीज का जो एक्सिस होता है। हम कैसे ये एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल की ड्यूरेशन क्या होती है? वो मोस्टली हम लेते हैं कि जो 28 डेज होती है। ठीक है, 28 डेज, बट वो वेरी करती है फीमेल टू फीमेल, पर हम मोस्टली अगर ले तो 28 डेज होती है। ठीक है, वैसे 26 to 35 भी ले सकते हैं एज रेंज में ले तो। फिर मीनार्की क्या होता है? हम टर्म्स के बारे में स्टडी करेंगे। मीनार्की होता है कमेंसमेंट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 12 to 15 ईयर्स। जो लड़की की जो एज होती है उससे सबसे पहले जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है उसको बोलता है मीनार्के। देन मेनोपॉज क्या होता है कि लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, द परमानेंट सीजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एट द एज ऑफ 45 to 50 ईयर्स। ठीक है, 45 to 55 या 50 ईयर्स की जो एज होती है उसके दौरान, 55 भी ले सकते हैं हम एक रेंज में ले तो इसके दौरान जो सीजेशन होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, उसको होता है मेनोपॉज। देन ओव्यूलेशन क्या था? रिलीज ऑफ ए मेच्योर एग फ्रॉम वन ऑफ द ओवेरीज एट द 14th डे। अब 14 डे जरूरी नहीं है, अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होगा तभी 14 डे होगा, क्योंकि जो लूटियल फेज होती है वो होती है 14 डेज की, फिक्स होती है। ठीक है, अगर 28 डेज का मेंस्ट्रुअल साइकिल है, अगर 28 - 14 करेंगे तो 14th डे पे क्या होगा? वो ओव्यूलेशन होगा। अगर जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 30 डेज का है, तो 30 डेज। ल्यूटियल फेज तो फिक्स है, तो ये ल्यूटियल फेज का एक इम्पोर्टेंट है कि फिक्स होती है, तो ये 14 डेज, तो मतलब 16th डे पे क्या होगा? ओवुलेशन होगा। ठीक है जी। ये एक MCQ भी बनता है इसका कि ओवुलेशन कब होगा? अगर इतने दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो ओवुलेशन बताइए। तो ल्यूटियल फेज क्या होती है? फिक्स होती है 14 डेज की। तो हम आगे वो डिस्कस करेंगे, अभी मैंने बस एक नाम है तो बेसिक सा बता दिया। ठीक है जी। देन जो ओवेरीज होती है वो कहते हैं रिलीज ऑफ ओवम या एग करती है, रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। दो काम होते हैं इसके, रिलीज ऑफ एग और रिलीज ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है, अब हार्मोनल रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल, जो HPO एक्सिस की हम बात कर रहे थे, वो कैसे रेगुलेट होता है, तो हम और कैसे वो एक रिप्रोडक्टिव साइकिल को रेगुलेट करता है, जो हार्मोनल रेगुलेशन है वो हम बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि जो GnRH होता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, वो क्या होता है? हाइपोथैलेमस से आता है, हाइपोथैलेमस सिक्रेट करता है। तो वो क्या करता है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स, एंटीरियर पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, वहाँ जाता है और उनको क्या करता है कि जो FSH और LH के, उसको क्या करता है? जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे FSH और LH को सिक्रेट करवाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है आप देख सकते हो कि जो हाइपोथैलेमस होता है उससे GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिसमें क्या होता है कि एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या करता है? एक्शन करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी बहुत सारे हार्मोन जैसे FSH हो गया, LH हो गया, ACTH हो गया, GH, प्रोलेक्टिन, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलेक्टिन और MSH, ये सब मेलाटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर
FSH और LH की। तो ये किससे होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में जाके फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पर एक्शन करवा, मतलब कि वो सिक्रेट करता है। फिर ये दोनों क्या करेंगे, FSH जाके फोलिकुल नाम से ही हो रहा है कि ये फोलिकुल को क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा, किसमें, ओवेरी में जाके, वहाँ से क्या करेगा, ओवेरियन फोलिकल्स बनाएगा। जो ओवेरियन फोलिकल होता है वो एस्ट्रोजन क्या करता है, सिक्रेट करता है। देन LH क्या करेगा, ओवेरी पे जाके एक्शन करेगा, और ये क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम पर वो करेगा। देन ओवेरी से क्या होगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, और उससे जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है उससे क्या होगा, प्रोजेस्ट्रॉन होगा। तो प्रोजेस्ट्रॉन क्या करता है, अगर प्रेगनेंसी, एक फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव करती, प्रेगनेंसी में क्या करती है, कंसीव करती है, तो उसको क्या होता है कि प्रेगनेंसी को सस्टेन रखने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन जरूरी होता है। तो 3 मंथ्स तक, जब तक प्लेसेंटा का क्या होता है, फॉर्मेशन नहीं होता है, तब तक क्या करता है कि कॉर्पस ल्यूटियम से जो प्रोजेस्ट्रॉन सीक्रेट होता है वो क्या करता है, प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखता है। ठीक है। और जो ओवेरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन का क्या काम होता है वो भी हम आगे देखेंगे इसमें। ठीक है। तो हम बात करते हैं प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या करते हैं, और हम दूसरी डेफिनेशन में हम देख सकते हैं, कन्वर्ट ऑफ चाइल्डहुड टू एडल्टहुड क्या होती है, प्यूबर्टी होती है। तो एज ऑफ प्यूबर्टी क्या है, मेल में 12 to 16 ईयर लेते हैं और फीमेल में 10 to 16 ईयर्स लेते हैं। ठीक है। तो साइन ऑफ प्यूबर्टी, ये एक MCQ बनता है यहाँ से कि बाय द साइंटिस्ट टेनर एंड मार्शल ने क्या करा, साइन ऑफ प्यूबर्टी दिए। तो 5 साइन ऑफ प्यूबर्टी बताई इन साइंटिस्ट ने। तो सबसे पहला साइन, फर्स्ट साइन ऑफ प्यूबर्टी क्या होता है, थैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट इन फीमेल्स। ठीक है। देन डेवलपमेंट ऑफ द थैलार्की, डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेस्ट, देन डेवलपमेंट ऑफ द एक्सिलरी हेयर एडेनार्की, देन प्यूबार्की, प्यूबिक हेयर्स का डेवलपमेंट, देन इंक्रीज ऑफ द हाइट, देन मेनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। दीज आर द 5 साइंस ऑफ प्यूबर्टी जो टेनर और मार्शल ने बताए थे। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें MCQ बनता है कि सबसे पहला साइन क्या है, तो वो होता है थैलार्की, और जो मेनार्की होता है वो लास्ट साइन होता है। और ये जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को बोलते हैं मेनार्की। ठीक है जी। तो टाइप ऑफ प्यूबर्टी जैसे 10 to 16 ईयर हमने फीमेल्स में लिया था, तो इसमें 2 टाइप होते हैं, प्रीकोशियस और डिलेड। प्रीकोशियस में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक बिफोर द 10 ईयर ऑफ एज। जो 10 to 16 ईयर्स की एज है उसमें सेकेंडरी जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स प्यूबर्टी के साइन है वो डेवलप्ड होनी चाहिए। लेकिन जो प्रीकोशियस में क्या होता है पहले हो जाती है, और इसमें डिलेड में क्या होता है कि 16 ईयर्स के बाद में वो साइन आ रहे हैं आपके सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक है। तो फिर हम बात करते हैं क्राइटेरिया ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है। तो क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल की, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को सबसे पहले तो ये टर्म यूमेनोरिया, इसकी ये MCQ है कि जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए टर्म क्या है वो होती है यूमेनोरिया। तो क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, HPO एक्सिस शुड बी कोऑर्डिनेटेड। अगर HPO एक्सिस कोऑर्डिनेटेड नहीं करेगा, हार्मोनल इम्बैलेंस होगा, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल भी इम्बैलेंस होगा। देन यूटेराइन एंडोमेट्रियम शुड बी रेस्पॉन्सिव फॉर द ओवेरियन हार्मोन। जो यूटेराइन एंडोमेट्रियम है वो जो ओवेरी से जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं उनके लिए क्या होती है, रेस्पॉन्सिव होनी चाहिए, उनके लिए क्या होती है, रेस्पॉन्स करनी चाहिए वो, तभी तो एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी, एंडोमेट्रियम रीजनरेट होगी तभी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। देन आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट, कोई एजेनेसिस की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए, वो शुड बी, जो ट्रैक है शुड बी पेटेंट, तभी तो, वरना तो क्या होगा इसमें वेजाइनल एजेनेसिस से एट्रेसिया होगा तो क्या होगा, लैक ऑफ डेवलपमेंट। एजेनेसिस को होता है लैक ऑफ डेवलपमेंट, एट्रेसिस को होता है लैक ऑफ ओपनिंग। कोई भी ओपनिंग क्या होगी, कम होगी, तो इसमें क्या होगा, क्रिप्टोमेनोरिया। मतलब जो जैसे मान लो ये एक ट्रैक है, अगर इसके बीच में ये एजेनेसिस से एट्रेसिया की कंडीशन, लैक ऑफ ओपनिंग, मतलब या तो कम हो गई या लैक ऑफ डेवलपमेंट होगा, ये मान लो यहाँ से ब्लीडिंग होनी थी बट यहाँ पे क्या हो गया कि जो ओपनिंग है वो नहीं है, तो इसमें क्या होगा कि जो इस ओपनिंग के पीछे ये ब्लड यहाँ पे क्या हो गया, इकट्ठा हो गया, तो इसमें क्या हो गया, ये क्रिप्टोमेनोरिया मतलब छुपा हुआ मेनोरिया हो गया, एक छुपा हुआ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मतलब ब्लड आगे जो ट्रैक्ट है उसके आगे नहीं जा पा रहा है अच्छे से, तो आउटफ्लो ट्रैक्ट मस्ट बी पेटेंट। देन उसके बाद में 13 ईयर ऑफ एज ऑफ मेनार्की, मोस्टली हम लेते हैं कि 13 ईयर एज है पर 12 to 16 ईयर एक एज है। रिपीट इन 28 डेज, मोस्टली हम 28 डेज लेते हैं, 21 to 35 डेज क्या होती है, एक में भी ये हो सकता है, एक रेंज है। इन 1 ईयर ऑफ एज 13 मेंसेस, मतलब कि
अप्रोक्सीमेट 13 मेंसेज आएंगे, 15 to 45 ईयर तक क्या होगा, 400 मेंसेज होगा। तो हम आगे ये टर्म्स हम क्यों पढ़ रहे हैं, हम बात करेंगे आगे जो टर्म्स होंगे ना कि हाइपोमेनोरिया या हाइपर पोलीमेनोरिया, इन सब की कंडीशंस में हम देखेंगे कि ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है ये सब, ठीक है। तो ब्लड लॉस ऑन एवरेज एमसीक्यू में पूछा गया है कि कितना ब्लड लॉस होता है पर मेंसेस। तो अगर कोई रेंज नहीं दे रखी हो तो वो होता है 35 ml, अगर एक रेंज दे रखी है 20 to 80 ml की तो वो इतना ब्लड लॉस होता है एक मेंस में। तो उसके बाद में ब्लीडिंग फेज होती है वो 1 to 5 डेज होती है, ब्लीडिंग ड्यूरेशन होता है वो 2 to 7 डेज। तो ब्लीडिंग फेज वही मेंस्ट्रुएशन फेज बोलते हैं हम इसको, मेंस्ट्रुएशन, ठीक है। तो 1 to 5 डेज ब्लीडिंग ड्यूरेशन दोनों डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि चेंजेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो कौन कौन से, एक तो होता है ओवेरियन चेंजेस, एक होता है यूटेराइन चेंजेस, ठीक है। तो जो ओवेरियन चेंजेस होते हैं वो होते हैं 2, फॉलिकुलर चेंज और लूटियल फेज चेंज। तो जो फॉलिकुलर चेंजेस में हम बात करेंगे कि कितने दिन की होती है। तो अगर हम 28 डेज का लेते हैं तो 14 डेज की फॉलिकुलर फेज होगी और 14 डेज की लूटियल फेज होगी। लूटियल फेज क्या होती है, फिक्स फेज्ड होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ओवेरियन चेंज में फॉलिकुलर फेज लेते हैं, 14 डेज की ड्यूरेशन होती है। फॉलिकल होता है वो क्या होते हैं, डेवलप, जब फीमेल क्या होती है, जब प्रेग्नेंट होती है और उसका फीटस क्या होता है, एक फीमेल होता है, तो उसमें फॉलिकल्स जब वो 20 वीक्स की होती है तब क्या होता है 7 मिलियन फॉलिकल होते हैं उसके ओवेरी में, ठीक है। जब जो फीमेल चाइल्ड बर्थ एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 2 मिलियन फॉलिकल्स होते हैं उसके ओवेरी में। देन एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी 4 लाख, मतलब ये देख रहे हो फॉलिकल्स कम होते जा रहे हैं जैसे जैसे उसकी एज इंक्रीज होती जा रही है। तो एट द टाइम ऑफ मीनोपोज लेस देन 10 के हो जाते हैं ये फॉलिकल्स। इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे एज इंक्रीज होती जाती है वैसे वैसे प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस और जो प्रेगनेंसी की टेंडेंसी है वो क्या होती है, कम होती जाती है, ठीक है। प्यूबर्टी के टाइम पर, मेनोपॉज के टाइम पर लेस देन 10 के, ठीक है। फिर होता है एफएसएच, ये 10 के भी क्यों रह जाते हैं, क्यों फॉलिकल्स की जो काउंट्स है वो कम होते जाते हैं, वहाँ आगे डिस्कस करेंगे। देन एफएसएच क्या होता है, 3 to 10 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर ml होता है, ठीक है, नॉर्मल, ठीक है। द फॉलिकल्स क्या होते हैं कि ग्रोथ ऑफ द जो एफएसएच क्या होता है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो ये क्या होता है, फॉलिकल्स की जो ग्रोथ होती है उसके लिए होता है। तो सबसे पहले फॉलिकल्स की ग्रोथ करवाएगा, फिर जो एक डोमिनेंट फॉलिकल होगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारे फॉलिकल्स होंगे, इनकी क्या होगा, ग्रोथ करवाएगा। देन जो एक डोमिनेट फॉलिकल होगा वो क्या होगा, अपनी साइज को क्या करेगा, ग्रो फास्ट करेगा। देन ग्रोविंग फॉलिकल रिलीज द एस्ट्रोजन, इससे क्या होगा, एक एस्ट्रोजन रिलीज होगा। एस्ट्रोजन रिलीज होगा तो क्या करेगा, ये सप्रेस करेगा एफएसएच को एंड स्टिमुलेट करेगा एलएच को। जो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है उसको सप्रेस कर देगा और जो स्टिमुलेट करेगा एफएसएच को। तो हम देखेंगे आगे कि जो बनाएंगे ना पहले उसमें क्या होगा, एफएसएच का लेवल ज़्यादा होगा और एलएच कम होगा। लेकिन जब जैसे ही फॉलिकल ये रिलीज होगा, फॉलिकल ग्रोविंग फॉलिकल रिलीज करेगा एस्ट्रोजन को, ये क्या करेगा, एफएसएच को कम कर देगा और एलएच को बढ़ा देगा। देन मेच्योर फॉलिकल क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल, मेच्योर फॉलिकल बनेगा उसको बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल पे क्या करेगा, ये एलएच होगा, एलएच क्या करेगा, एक्ट करेगा और ग्राफियन फॉलिकल को क्या करेगा, रप्चर कर देगा, ठीक है। रप्चर होगा ग्राफियन फॉलिकल से, उससे क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा और उसको ही बोलते हैं ओवुलेशन, ठीक है, ओवम, ठीक है। उसके बाद में जो ग्राफियन फॉलिकल्स के रप्चर पीसेज ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स, उसका क्या होगा, उसका होगा कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा। और उस कॉर्पस ल्यूटियम के बनते ही जो सेकंड फेज आती है ल्यूटियल फेज, वो हो जाती है स्टार्ट। अब ल्यूटियल फेज में क्या होगा, ये कांस्टेंट फेज होती है, मैंने पहले ही बताया था, फिक्स्ड फेज होती है 14 डेज की, ठीक है। और हमने पहले क्वेश्चन भी करते हैं, साइकिल इज 31 डेज, देन ओवुलेशन कब होगा, तो 31 - 14 तो 17 डेज की जो लूटियल फेज है वो स्टार्ट हो जाएगी, मीन ओवुलेशन 17th डे पे होगा। तो हमने ये बात किया था। तो हमने क्या किया, कार्पस ल्यूटियम मिली, ल्यूटियम के बनते ही ल्यूटियल फेज स्टार्ट हो गई, तो इसी से नाम आया, ठीक है। फिर इसके आगे जो कार्पस ल्यूटियम बनेगी वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन
क्या करेगी, रिलीज करेगी। तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा, मेनली क्या करेगी, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करेगी। प्रोजेस्टेरोन क्या है, एक टोकोलाइटिक एजेंट है, ठीक है। फिर कॉर्पस ल्यूटेम जो प्रोजेस्टेरोन रिलीज होगा उसका काम क्या होता है, अगर फीमेल कंसीव करती है तो उस प्रेगनेंसी को सस्टेन रहेगी, अगर फीमेल कंसीव नहीं करती है तो इसका क्या होगा, लेवल वापस से डिक्रीज होके क्या होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल में आगे हम बात करेंगे। फिर फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटेम क्या है, अगर फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होता है और फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन एब्सेंट मतलब फीमेल कंसीव नहीं कर रही है, कार्पस ल्यूटेम बनेगी, कार्पस मेंस्ट्रुअलिस और मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो करेगी। फिर कार्पस मेंस्ट्रुअलिस बनेगी, कार्पस एल्बिकेंस, देन डिसअपीयर एट 28 डेज, ठीक है। इफ मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज का होता है तो देन फीमेल फर्टिलाइजेशन हैपन, कार्पस ल्यूटेम वेरम बनेगा, फिर रिमेन अप टू द 3 मंथ्स। जो कार्पस ल्यूटेम, ये भी एक MCQ है कि कौन सी ये रहती है, तो कार्पस वेरम रहता है, देन 3 मंथ्स तक रहेगा, जब तक अपनी ड्यूटीज प्लेसेंटा को हैंड ओवर नहीं करता, क्योंकि एक बेबी की जो प्लेसेंटा है वो 3 मंथ्स पर डेवलप होती है, ठीक है। हम आगे ये OBG में डिस्कस करेंगे कि प्लेसेंटा कब डेवलप होती है, कैसे क्या, प्लेसेंटा वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में अपनी ड्यूटीज प्लेसेंटा को हैंड ओवर करता है और कार्पस ल्यूटेम का काम खत्म यहाँ पे, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो। और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटेम मेंस्ट्रुअलिस, देन कार्पस ल्यूटेम मेंस्ट्रुअलिस, कार्पस ल्यूटेम एल्बिकेंस में होगी, देन कार्पस ल्यूटेम एल्बिकेंस क्या होगी, डिसअपीयर हो जाएगी लास्ट डे ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मतलब लाइक अगर 28 डेज का तो 28 डेज पे, ठीक है जी। देन हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की ये फेजेस पढ़ रहे हैं, जिसमें फॉलिकुलर फेज एंड लूटेल फेज। फॉलिकुलर फेज में ये मेंस्ट्रुएशन होगा, देन कैसे फर्स्ट स्टेज का लेवल पहले बढ़ता रहेगा, फिर डिक्रीज होगा, देन एस्ट्रोजन पहले बहुत बढ़ेगा, देन फिर क्या होगा, कार्पस ल्यूटेम बनेगी तो मेनली प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ेगा और एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, बट कम, उसकी थोड़ी कम होती है, ठीक है जी। देन एंडोमेट्रियम साइकिल ऐसे ऐसे चलता रहता है। देन ओवुलेशन पढ़ा, द मेंस्ट्रुअल डेज 28 डेज हमने मोस्टली लिए, कैसे HPO एक्सिस वर्क करता है ये सब पढ़ा। देन उसके बाद में यूटेराइन चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। यूटेराइन चेंजेस में ब्लीडिंग फेज आएगी, जिसे केटामेनिया बोलते हैं। मेंस्ट्रुएशन फेज जो 1 to 5 डेज की ड्यूरेशन के लिए होती है। कार्पस ल्यूटेम जब डिसअपीयर हो जाती है तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या हो जाता है, डिक्रीज होने लग जाता है। तो एस्ट्रोजन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेजोडाइलेशन। हम आगे ही मेनोपेज में स्टडी करेंगे कि अगर एस्ट्रोजन डिक्रीज होगा तो एक वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा, क्योंकि ये क्या कराता है, वेजो डायलेशन करवाता है। वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा तो जो हार्ट की डिजीजेज है उनके चांसेस बढ़ेंगे, ठीक है। हम आगे ये मेनोपॉज में स्टडी कर लेंगे इसका, ठीक है। फिर उसके बाद में यूटेराइन आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। अगर यूटेराइन आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्ट हो रही है, क्योंकि एस्ट्रोजन क्या करता है, वेजो डायलेशन, तो यूटेराइन आर्टरी वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी, जिससे हाइपोक्सिमिया और इस्सीमिया होगा एंड इरिवर्सिबल नेक्रोसिस होगा। देन एंडोमेट्रियम सेल डेड होगी। एंडोमेट्रियल सेल डेड हुई तो ब्लीडिंग होगी। देन ब्लीडिंग से क्या होगा, जो हेमेटोमेट्रा बनेगा, ब्लड फील्ड इन द यूट्रस, ठीक है। देन उसके सेंसेशन कहाँ जाएंगे, हाइपोथैलेमस में जाएंगे कि ब्लीडिंग हुई है और वहाँ पे क्या हुआ है, यूट्रस में ब्लड को क्या है, ब्लड है, ठीक है, यूट्रस फिल्ड विद द ब्लड। देन सेंसेशन जाएंगे हाइपोथैलेमस में कि उसको क्या करवाओ, एम्प्टी करवाओ। देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हाइपोथैलेमस क्या देगा, ऑर्डर देगा कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो। देन ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, यूट्रस पर वर्क करेगा। विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लड, मेंस्ट्रुअल ब्लड क्या होगा, सीन होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में हम देखेंगे, हमने क्या स्टडी किया है यहाँ से ब्लीडिंग फेज में कि 1 to 5 डेज की ड्यूरेशन की होती है। जो कार्पल ल्यूटेम डिसअपीयर होता है, कार्पल ल्यूटेम से क्या होगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो रिलीज हो रहा था वो डिक्रीज हो गया, क्योंकि कार्पस ल्यूटेम क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया 28 डेज में। तो यूटेराइन आर्टरी क्या होगी, वेजो कंस्ट्रिक्ट करेगी, क्योंकि वेजो डायलेशन नहीं हो रहा है एस्ट्रोजन डिक्रीज होने की वजह से। देन वहाँ पे क्या होगा, हाइपोक्सिमिया मतलब ऑक्सीजन की क्या होगी, डिक्रीज ऑफ द ऑक्सीजन। इस्सेमिया हो गया,
और नेक्रोसिस होगा अगर इससे में होगा तो। देन एंडोमेट्रियल सेल्स क्या होने लग जाएगी, डेड होने लग जाएगी। डेड होने की तो वहाँ पे ब्लीडिंग होगा, हिमेटोमेट्रा की कंडीशन बनेगी। मेट्रा मतलब हमने यूट्रस में पढ़ा था कि मेट्रा का मतलब क्या होता है। देन सेंसेशन जाएगा हाइपोथैलेमस को कि वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा कि ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो, जिससे यूट्रस में क्या होगा, मूवमेंट्स होंगी। ऑक्सीटोसिन यूट्रस पर वर्क करेगा जिससे मूवमेंट्स होगी, जिस पे विजुअल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लड दिखेगा, जिसको बोलते हैं मेस्ट्रुअल ब्लड। ठीक है जी। देन उसके बाद में एंडोमेट्रियम की जो थिकनेस होती है वैसे नॉर्मली होती है 5 to 6 mm। द एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज ये डिक्रीज होगी 1 mm हो जाती है। पहले ये थिकनेस को मेंटेन भी करके रखता है ताकि प्रेगनेंसी में अगर कंसीव हुआ तो जो इम्प्लांटेशन के लिए काम आएगी, इसलिए पहले 5 to 6 mm ये नॉर्मली इसकी वो होती है। एंड ऑफ द ब्लीडिंग फेज 1 mm हो जाती है। फिर आते हैं प्रोलिफेरेटिव फेज, 6 to 10 डेज की ये फेज होती है। देन जिसमें क्या होता है कि जो ओवेरी होती है, जिसमें फोलिकुलर फेज में हमने देखा था कि जो ओवेरी से क्या होता है कि जो एक फोलिकल ग्रोथ करके एक कार्पस ल्यूटियम बनाता है और एक ओवम रिलीज करता है, जिसमें क्या होता है एस्ट्रोजन इंक्रीज होगा क्योंकि जो कार्पस ल्यूटियम वो एस्ट्रोजन सिक्रेट कर रही है। देन एस्ट्रोजन क्या करवाएगा, हाइपरप्लेजिया और वेजोडाइलेशन करवाएगा। हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स। देन इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल्स में क्या होगा, इन एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज होगी। अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस इंक्रीज होगी तो 2 to 3 mm तक हो जाएगी। जो ब्लीडिंग फेज में 1 mm तक आ गई, अब इसमें क्या होगा, प्रोलिफेरेटिव में वापस से रीजनरेट करेगा जो एंडोमेट्रियम की जो साइज जो कम हो गई है थिकनेस, उसको वापस से रीजनरेट करके 2 to 3 mm तक बना लेगा ये। ठीक है। अब सिक्रेटरी या प्रिपरेटरी फेज आएगी। प्रिपरेटरी मतलब नाम से ही पता है कि ये क्या करेगी, वापस से प्रिपरेशन करेगी उसका जो थिकनेस उसकी कम हुई है। ठीक है। 15 to 28 डेज की ये फेज होती है। ठीक है जी। फिर कार्पस फ्लूट सॉरी तो इसमें क्या होता है कि 15 to 28 डेज की ये फेज होती है, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है। देन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, कार्पस ल्यूटियम से जो 2 हार्मोन्स रिलीज हो रहे थे, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन,